हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। आज से हम लोग अपनी मेडिवल हिस्ट्री को साइमल्टेनियसली अदर फॉर्म्स ऑफ हिस्ट्री के साथ स्टार्ट करते हैं। मेडिवल हिस्ट्री एक थोड़ा सा टिपिकल एस्पेक्ट हो जाता है बड़े सारे स्टूडेंट्स के लिए, उनको, क्योंकि दिल्ली सल्तनत, मुग़ल एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, इन सब को समझने में ये किस प्रकार के टैक्सेस सिस्टम लगाते थे, कॉइन्स के नाम क्या क्या थे इनके, और थोड़ी सी जो अरेबिक टर्म्स आती हैं या पर्शियन टर्म्स आप कह सकते हो, क्योंकि मुसलमानों का रूल काफ़ी टाइम तक इस मेडिवल हिस्ट्री के दौरान पर हमें भारत में देखने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत का काफ़ी टाइम तक, जिसके अंदर अगेन फिर अलग अलग डायनेस्टीज़ आपको देखने को मिलती हैं, खिलजी, लोधी और भी बहुत सारी जो होती हैं। इसके अलावा मुग़ल एम्पायर, जिनमें फिर बड़े सारे इनके जो पूरी की पूरी एक हिरार्किकल टाइमलाइन जो रहती है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, बहादुर शाह जफ़र टू तक अलग अलग रूलर्स का अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रहता है। तो मेडिवल को एक प्रकार से लोग चैलेंजिंग समझते हैं। चैलेंजिंग इसलिए समझते हैं क्योंकि अप्रोच नहीं पता होती पढ़ने की, किसको पढ़ना कैसे। मेडिवल से इजी चीज़ कोई यूपीएससी में है ही नहीं, और इससे इजी कोई सब्जेक्ट हो भी नहीं सकता। आउट ऑफ द एंटायर गैमेट ऑफ द हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बुक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रेंज की बात कर रहा हूँ कि कंप्लीट तरीके से जो हिस्ट्रीज हमें देखने को मिलती हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, 5 तरह की हिस्ट्री होती हैं, जैसा कि आपको पता होगा, जो हमें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, जिसमें से एक यूजलेस होती है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री यूजलेस होती है कम्प्लीटली, इसको छोड़ के भी चले जाओ, कोई बात नहीं है। इसके थोड़े बहुत डायमेंशंस कवर हो कहाँ से हो जाएंगे वो बता दूंगा, लेकिन इनमें से सबसे इजी जो है वो मेडिवल हिस्ट्री होती है। क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री में अगर जिस पर्सन को स्टोरी पता है ना पूरी, तो स्टोरी क्या करती है, स्टोरी हमेशा आपकी हेल्प करती है एक टाइमलाइन को बिल्ड करने में। वो टाइमलाइन क्या होता है, यही आपकी एक रिकॉलिंग कैपेसिटी बन जाता है। इस टाइमलाइन को याद करते वक्त बस इस स्टोरी में जो मुख्य किरदार होते हैं, और किरदारों ने जो भी टैक्स लगा रखे होते हैं, सिक्के इंट्रोड्यूस कर रखे होते हैं, बस उसके फैक्ट्स आपको साथ में लेकर चलने पड़ते थे स्टोरी के, ताकि उस कहानी को आप अच्छे से फैक्ट की तरह अच्छे से केक पर आइसिंग कर सको, अच्छे से केक सजा कर दे सको। बस इतना ही गेम है मेडिवल हिस्ट्री का, इसके अलावा कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एनसीईआरटी से प्रोसीड करना स्टार्ट करेंगे, बस साइमल्टेनियसली तमिलनाडु एनसीईआरटीज़ की तरफ हम लोग देखते चलेंगे इसको। तो सबसे पहला बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ये बहुत लोगों के लिए नया हो सकता है, बहुत लोगों के लिए एक नई डायमेंशन हो सकती है, लेकिन इसको अगर जल्दी ख़त्म कर लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको लीड मिल जाएगी। सिर्फ यूपीएससी के एग्ज़ाम की तो मैं बात करता ही नहीं कभी, हर एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत सारी लीड मिल जाएगी। लोग मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट के क्वेश्चन देखते ही मतलब छोड़ने का सोचते कि भैया ये तो हमसे बनेंगे ही नहीं, आपसे बनेंगे लेकिन, ठीक है। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। मेडिवल हिस्ट्री में पहले चैप्टर हमें ये बता रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री में जो भी लास्ट डायनेस्टी रहती है, अभी तो आपने एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करी नहीं है मेरे साथ, लेकिन उसमें आपको ये बताया जा रहा है 1000 सालों के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमने एक लीप फॉरवर्ड ले ली हिस्ट्री में, और 1000 सालों के अंदर क्या क्या मुख्य चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली प्रीलिम्स ओरिएंटेड चैप्टर, आपको कुछ फैक्ट्स मिल जाएंगे, अच्छे फैक्ट्स मिल जाएंगे, जिससे तमिलनाडु की एनसीईआरटी को करने में आपको आसानी देगी, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ ऊबड़ खाबड़ सा डायग्राम बन रखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या, मतलब ये कुछ डिज़ाइन बन रखी है बीच में ब्लैक कलर की, फिर ये कुछ पता नहीं फूल पत्तियाँ टाइप ये बन रखी हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये है क्या, समझते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। ये पता नहीं कैटरपिलर जैसे क्या क्या फिगर बन रखे हैं, कि कोई जैसे कीड़ा रेंग रहा हो, किसी पेड़ की डाल से पता नहीं कोई बटरफ्लाई, कैटरपिलर, पता नहीं क्या क्या लटक रखे हैं, कोई नट्स हैं, कोई खाने की चीज़ है, कोई पत्ती है, कोई बीज है, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। और हर किसी के नीचे कुछ लिखा भी हुआ है, तो पता नहीं क्या है, इसको देखते हैं। देखो, ये ना एक मैप है, ये एक मैप है। आप कहोगे यार ये इस प्रकार का मैप तो मैंने कभी नहीं देखा। ये एक सेक्शन है वर्ल्ड मैप का, जो कि एक जोग्राफर ने ड्रॉ करा था, जिसका नाम था
अल इद्रिसी। अल इद्रिसी, इस बंदे का नाम मैं आपको पहले ही बता दूं, इसको नज़रअंदाज मत करना। ये जो अल इद्रिसी है ना, एज इट इज़ आपको किसी भी पेपर के अंदर नाम देखने को मिल जाएगा और वो आपसे बोल देंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री अल इद्रिसी रेफर्स टू, कोई बुक है, कोई टैक्स सिस्टम है विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय द दिल्ली सल्तनत, कोई जोग्राफर है, या कोई हिस्टोरियन है, या किसी मस्जिद है कोई भी। अब ये ना आपको अभी तो आसान लग जाएगा, आपको बाद में कन्फ्यूजन हो सकती है। तो मेडिवल में जो करवाता चलूँ उसी दिन वो वाले फैक्ट सारे याद कर लेना। 12वीं शताब्दी का ये एक भूगोलकार है, जोग्राफर है, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप दिखा रहा है फ्रॉम लैंड टू सी। अच्छा, हम बिना इसका मजाक उड़ाए और इसके काम की रिस्पेक्ट करते हुए कि 12वीं शताब्दी में बेचारे के पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज का इसके पास अभाव होगा, तो ठीक है हम ये मान लेते हैं। इसने क्या करा है कि कुछ बनाए हैं पानी के रास्ते, कुछ ज़मीन के रास्ते, यानी कि इसको हम ऐसा मान लें कि ये जो उसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, ये जो ब्लैक पोर्शन आपको डाकर दिख रहा है, ये पानी के रास्ते हैं, और ये उसने कुछ लैंड बनाए हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इसने मैप बनाया है, जिसमें इसने नाम लिख रखे हैं इस रीजन के। अब उसने उर्दू में, पर्शियन में, अरेबिक में जिसमें लिख रखे हैं, भाई उसकी मर्जी, उससे जो सहूलियत बनी उसने वो कर दिया। जोग्राफर था तो इसके काम को इज्जत तो देनी पड़ेगी, ठीक है। अल इद्रिसी का नाम देख लिया, इसका काम देख लिया, आगे बात करते हैं और समझेंगे इसके बारे में। हमने मैप 1 देखा, अब एक बारी मैप 2 देखते हैं, ठीक है। ये है मैप 2। ये कुछ मुझे समझ में आ रहा है, ये कुछ मुझे समझ में आ रहा है कि ये है भारत का मैप। इस प्रकार का मैप मिलता जुलता आज भी मेरे को देखने को मिलता है। जब हम लोग ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को देखते हैं या भारत को कहीं भी मुझे देखने को मिलता है, तो मुझे देखते ही पता लग रहा है अच्छा हाँ ये है मेरा पूरा प्रॉपर भारत, क्योंकि यहाँ देखने को मिल रहा है मुझे श्रीलंका, और ये है मेरा इंडियन पेनिनसुला। ये मुझे प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है। इस साइड ये वाली साइड बांग्लादेश वाली टाइप, और ये मेरा गुजरात, ये मेरा हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश यहाँ पर होगा। ये मुझे कुछ सेंसिबल लग रहा है, ये मुझे कुछ समझ में आ भी रहा है, ठीक है। मैप 2 ये जो ड्रॉ करा गया है, मैप 2 जो है दूसरा जो मैंने मैप अभी आपको दिखाया, ये अर्ली 18th सेंचुरी का मैप है, ठीक है। एक एटलस कह लो इसको एक तरीके से, जिसको किस पर्सन ने बनाया इसको, नोविया ऑफ गिलामे डी आइजले नाम है उसका, कोई बात नहीं, गिलामे डी आइजले, नोविया ऑफ गिलामे डी आइजले एटलस है ये, ठीक है। इसने बनाया, कोई दिक्कत नहीं है आपको, अभी नाम में दिक्कत अभी लग रही है, अभी आप आराम से इत्मीनान से सुनो, बस ये फैक्ट याद करते चलो और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी कहानी ये नहीं है कि इनसे क्वेश्चन आते हैं, हमारी कहानी दूसरी है। फर्स्ट चैप्टर कुछ और आपको समझाता है, और फर्स्ट चैप्टर का फ्लेवर एक्चुअली क्या है कि ये आपको कोई भी बाजार से आप किताब खरीद के लाओगे, कोई इंस्टीट्यूट के नोट्स लेकर आओगे, तो ये आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी नहीं एक्चुअली। तो ये मेडिवल हिस्ट्री का एक थोड़ा सा अंदाज़ा हायर लेवल पे लेने के लिए ज़रूरी है। ये वैसे एनसीईआरटी ने लिखा है, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि बच्चों को एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए और फिर बाद में तमिलनाडु पे जाना चाहिए, लेकिन इनका लेवल ये पहले चैप्टर में थोड़ा सा इन्होंने रेज कर दिया है, जितना अब यूपीएससी की तैयारी करने वालों को भी टफ लग सकता है काइंड ऑफ, लेकिन सुनो उसको आराम से, अभी कुछ भी नहीं स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। मैप 1 और मैप 2 जो आपने देखा, मैप 1 जो है 1154 CE में बनाया गया था एक अरब जोग्राफर के द्वारा, जिसका क्या नाम था, अल इद्रिसी। ये एक सेक्शन है जो कि इसने बनाया, जिसमें इसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दिखाया है बनाते हुए। किसको दिखाया? यहाँ पर इसने जो बनाया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप बनाया, ठीक है। मैप 2 जो है वो 1720s में बना था, उसका नाम भी बहुत अजीब सा था, ठीक है। ये देखो, नोविया ऑफ गिलामे डी आइजले। अब जो हिंदी की जो इसकी बुक होती है ना, उसके अंदर जहाँ तक मैंने एक बारी देखा था, उसके अंदर
विलोम द इजले लिखा रहता है, विलोम द लाइसले ऐसा कुछ करके लिखा रहता है। हिंदी में कुछ इस प्रकार से वो थोड़ा बदल जाता है ना। अब जैसे मर्जी कर लो, मैंने पहले बताया यूपीएससी में प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर एट ऑल। ये एक फ्रेंच कार्टोग्राफर था, कार्टोग्राफर। अल इदरीसी एक जोग्राफर था, ये एक कार्टोग्राफर था। कार्टोग्राफर आपको काइंड ऑफ हर एक एग्जाम का एक अलग फ्लेवर होता है। प्रीलिम्स में पेपर 2 का यानी कि सी सेट का, कभी कभार वो आपसे वर्ड मीनिंग्स भी पूछ लेते हैं, और जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। अब नॉनसेंस ऐसे कुछ भी नहीं होते कि इसका मतलब बता दो, सबकॉन्टिनेंट का मतलब बता दो, ये जोग्राफर का मतलब बता दो, ऐसे नहीं आते। वर्ड मीनिंग्स मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के पूछे जाते हैं। कार्टोग्राफर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि मैप बनाता है, जो कि मैप बनाता है, उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। ये दो मैप बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, यानी कि 12वीं सेंचुरी से लेकर 18वीं सेंचुरी तक, यानी कि 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारत को जिस रूप स्वरूप में दिखाया जा रहा है, मुझे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पूरा का पूरा, यार ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए कि मैं इसको मान लूँ कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो मानने को तैयार ही नहीं हूँ। ये फिर भी बेटर लग रहा है। दिस इज़ अ मच बेटर एंड डिटेल्ड पिक्चर, जो समझ में आ रही है कि हाँ भाई, आज के टाइम में जो मैप होते हैं उससे भी ज़्यादा मेहनत किसी ने कर रखी है। क्योंकि देखो, छोटे छोटे पहाड़ बनाना यहाँ पर, ठीक है, ये फिर नदियाँ दिखाना। एक नदी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये ऊपर से देखो, ये यहाँ पर ये चली आ रही है, ठीक है, फिर उसके ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाकर दिखाना, तो श्रीलंका बनाकर दिखाना, ठीक है, ये आइलैंड्स बनाकर दिखाना, और ये लिखना कि गल्फ ऑफ बंगाल, गोल्फ डी बंगाल लिखा हुआ है जैसा करके। ये लग रहा है थोड़ा सा कि हाँ ये रिलेटेबल चीज़ है यार, थोड़ा सा, ठीक है। ये जो दो मैप हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। हालांकि ये सेम एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। सेम एरिया मतलब कौन? इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अल इदरीसी का जो मैप 1 है, यानी कि ऊपर वाला जो हमने मैप देखा, अल इदरीसी के मैप में साउथ इंडिया वहाँ पर है जहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नॉर्थ इंडिया। श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड है जो कि उसने टॉप पर बना रखा है यहाँ पर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसने ये जो बना रखा है कि उल्टा करके इस मैप को बना रखा है एक प्रकार से, कि मैं बता देता हूँ उसको कैसे आप देखोगे। ये आपको अभी समझ में आ गया होगा कि नॉनसेंसिकल बातें हमारे एग्ज़ाम से अभी इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, अभी जो भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको उल्टा करके दिखाता हूँ। हाँ, हमारी बुक तो सीधी थी, लेकिन अल इदरीसी ने मैप कैसा बनाया, ये हो गया पूरा का पूरा ऊपर तक लैंड ख़त्म, और ये है कुछ श्रीलंका का आइलैंड अलग से। और अब ये तो बुक उल्टी है ना, ये तो बुक उल्टी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे जब हम बुक को देख रहे हैं तब मुझे नज़र आ रहा है कि भैया ये है नॉर्थ इंडिया और ये है साउथ इंडिया, और यहाँ पर है श्रीलंका। लेकिन जैसे सीधी करेंगे बुक को, ये वही तो बोल रहा है राइटर आपसे, साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज़ द आइलैंड एट द टॉप। ये इसने यहाँ पर बना दिया। प्लेसेस जो हैं वो अरेबिक में नेम्ड है, देख ही रहा है, ये ठीक है। और यहाँ पर कुछ वेल नोन नेम्स हैं जो कि अरेबिक पढ़ने वाले पता लगा सकते होंगे। हमें तो कुछ लेना देना है नहीं, हमें तो जो वो बताएंगे हमें वही मानना पड़ेगा। कुछ यहाँ पर नेम्स मेंशन्ड हैं, क्या, जैसे कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। मैप में इसको स्पेल ऐसे ही करा गया है, कन्नौज, ठीक है। मैप 2 जो है वो इस मैप के लगभग 600 साल बाद बनाया गया था, 600 साल बाद। ऑब्वियसली बात है, 12th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी का फासला दोनों मैप में। इस टाइम पर जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन थी, कोई भी अगर मैप बना रहा तो ऑब्वियसली बात है वो जानकारी बनाएगा, लेकिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट की इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पता लग चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा पता लग चुकी थी। जिस लिहाज से जो एटलस जिसने नोविया ऑफ गुलाम डी आइसले ने जो ये बनाया, उन्होंने ज़्यादा बेटर तरीके से इंडिया को प्रेजेंट करा, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसके बारे में हमने बात करी। ये मैप हमारे लिए फेमिलियर है काफ़ी ज़्यादा।
यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कोस्टल एरियाज वगैरह डिटेलिंग करे हुए हैं। और यही वाला जो मैप है गुलाम डी आइजले वाला, इसी को यूरोपियन सेलर्स यूज़ करते हुए आए थे, ठीक है, और मर्चेंट्स जब भी वो समुद्री यात्राओं पे निकलते थे, यानी कि वॉयजेस पे निकलते थे, जिसको हम चैप्टर 6 में देखेंगे। अलग अलग कौन कौन से ट्रैवलर इधर उधर ट्रैवल करते थे, हम सारा देखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर हम लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंट की इंटीरियर की बात करें मैप 2 पर, तो हमें यहाँ पर देखिएगा कोस्टल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग करी गई है, काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग। और मैं इसको एक बारी आपको मिटाकर दिखाता हूँ। ये देखो डिटेलिंग के आस्पेक्ट देखो, ये देखो यहाँ नाम, यहाँ नाम, ये इधर देखो, पूरे देखो ये नाम भरे पड़े एक एक जगह के। ये देखो पूरे सारे नाम ही नाम आपको दिख रहे हैं। देखो इवन श्रीलंका के आसपास ये देखो कोस्टल एरिया, यहाँ पर देखो ये सब नाम भरे पड़े हैं, सब जहाँ जहाँ मैंने ये मार्क करा है। आप इसको देखो, ये सब आपको नाम दिखेंगे। यानी कि जो गुलाम डी आइजले ने जो मैप, ये एटलस बनाया, मैप बनाया यार, ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है, काफ़ी ज़्यादा। आज के टाइम पर भी जैसे यूपीएससी प्रिपरेशन हम जब करते हैं, कुछ भी करते हैं, इतना तो किसी एनवायरनमेंट की बुक में, यूपीएससी की एनसीईआरटी की बुक में या कहीं पर भी इतनी डिटेलिंग तो आज भी नहीं मिलती है मुझे किसी इंडिया के मैप में, चाहे फिजिकल चाहे पॉलिटिकल कैसा भी मैप देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर गंगा रिवर भी बनाई गई है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एक्यूरेट तरीके से जो डिटेल बताई गई है वो कितनी बनाई गई है, मतलब बस एक उसकी यहाँ पर एक तारीफ़ करी जा रही है और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे नदी को देखोगे तो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर देखो, काइंड ऑफ आप इसको मान सकते हो बिल्कुल, क्योंकि प्रिसाइज तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन आप काइंड ऑफ इसे मान सकते हो कि ये वाला एस्पेक्ट या फिर ये वाला जो एस्पेक्ट है, ये वाला, ये पता है ना आप सबको, सुंदरबंस डेल्टा बांग्लादेश, पता है सबको, हाँ कि ना, ठीक है। तो यही है डिटेलिंग, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा करी गई है। नदियों की ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज सब कुछ दिखाया गया है, ठीक है। इवन सर्दर्न नदियाँ जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। और हमें एक यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलता है, एक वो बोल रहा है इक्वली इम्पोर्टेंट इज़ अ फैक्ट, कि जो जिस प्रकार से जो लॉजिक इस्तेमाल करा गया, ठीक है, कार्टोग्राफी क्या था, स्टडी ऑफ मैप्स। ये दो पीरियड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है कि जो अल इदरीसी ने जो साइंस लगाई, अपना जो लॉजिक लगाया इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मैप को बनाने के लिए, और गुलाम डी आइजले ने जो बनाया, उनमें डिफरेंस तो है। क्योंकि और ये डिफरेंस इस वजह से आया क्योंकि भैया एक पर्सन बिलोंग करता है 12वीं शताब्दी से और एक पर्सन बिलोंग करता है 18वीं शताब्दी से, ठीक है। तो जब हिस्टोरियंस इन डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं, कभी भी अलग अलग सेंचुरी के स्कॉलर्स के मैप को देखते हैं, टेक्स्ट को देखते हैं इतिहास से, तो उनको ना सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसका कंटेक्स्ट देखना पड़ता है, उसका बैकग्राउंड देखना पड़ता है। अब ये वाली बात आपके लिए कोई नई नहीं है। कैसे नहीं है? आपको याद है मैंने PSIR में एक बात बताई थी जब आपको मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट करवाया था कि इनकी बातें थोड़ी सी आपको नॉन सेंसिकल लग सकती है, लेकिन इन्होंने एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड और उनके कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करो। जैसे प्लेटो नफरत डेमोक्रेसी से इसलिए करता था क्योंकि पेलोपोनेशियन वॉर में स्पार्टा सिटी स्टेट जीत गया था एथेंस सिटी स्टेट से, और उसी डेमोक्रेटिक रूल के अंदर एक तो वो हार गया एथेंस सिटी स्टेट, और प्लेटो बहुत देशभक्त था, और ऊपर से उसी के गुरु को सोक्रेटिस को जहर देकर मार दिया गया था डेमोक्रेटिक रूल के अंदर। तो अब डेमोक्रेसी आज के समय में जो है वो है, लेकिन जो डेमोक्रेसी उसके समय में थी तो वो वर्ड लिखकर मेंशन करता है कि मैं भाई नफरत करता हूँ, मेरे गुरु नफरत करते थे और एरिस्टोटल भी नफरत करता है, काइंड ऑफ, ठीक है।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पास के बारे में मिलती है। तो जब भी वो ये कह रहा है कि जब भी हमें अगर मेडिवल हिस्ट्री में कोई भी चीज़ पढ़नी है तो स्कॉलर्स के कंटेक्स्ट को समझो। अब पता है क्या है, देखो हम लोग यूपीएससी दे रहे हैं, इंडिया के एग्जाम दे रहे हैं, तो हम लोग हर चीज़ मेडिवल इंडिया चाहे कोई भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में यही बात करेंगे ना, इंडिया के ऊपर क्या उसकी छाप पड़ी किसी भी काम की, किसी भी एक इवेंट की, और इंडिया के ऊपर क्या उसके इफेक्ट्स आए या रिपरकशंस आए। तो देखो बताना ये चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले, ये वाला पैराग्राफ और इतनी जो एक इंट्रोडक्शन था ना, ये इतना तो ऐसे ही था है, लेकिन मैं कुछ छुड़वाना नहीं चाहता हूँ। एक रीडिंग मैं ये मानता हूँ कि हर चीज़ की, हर पैराग्राफ की साइड में बॉक्सेस की, चाहे वो कितने भी नॉनसेंसिकल हो, एक बारी हमें देनी चाहिए, एक बारी, ताकि हम आइडिया ले सकें। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों बात क्या है, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर ना हमारे देश के सरकमस्टांसेस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए थे। यहाँ पर आपको जितने भी लोग देखने को मिलेंगे वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आए हुए कुछ ट्रैवलर्स, कुछ रूलर्स और कुछ घुसपैठ आपको देखने को मिलेंगे, जो आगे चलकर पूरा का पूरा एक किंगडम, एम्पायर, या फिर स्टैंडर्ड शब्दों में बोले एक वो पूरी की पूरी एक सल्तनत खड़ी कर देंगे। ठीक है, अब ये लोग, इसका मतलब फॉरेनर्स हैं जो कि इंडिया में घुसे चले आ रहे हैं। तो ये लोग ऐसा क्यों अपना रहे हैं, यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, कोई भी उन्होंने किताब लिखी तो उसमें ये वाली बात क्यों लिखी, ये सब कुछ हमें इनके पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर हिंदुस्तानी लॉजिक नहीं लगा सकते। ये कहने का, ये 100 बात की एक बात है। ठीक है, तो आगे आप कोई भी मेडिवल हिस्ट्री में आप मेरे साथ प्रोसीड करोगे, मेडिवल हिस्ट्री की जर्नी हमारी ऑब्वियस सी बातें लंबी है, हम बहुत डिटेल में इसको कवर करने वाले हैं, हद से ज़्यादा डिटेल में इसको कवर करने वाले हैं, ताकि कहानी भी कवर हो जाए, उसके साथ फैक्ट्स भी कवर हो जाए। और मतलब ऐसा मान लो आप, मेडिवल में हम लोग, हमारी कोशिश ये रहेगी 97% to 99% एक्यूरेसी हमारी रहेगी कि अगर कोई क्वेश्चन, जिसमें मान लो 20 क्वेश्चन अगर हमें दिख रहे हैं मेडिवल से आते हुए किसी भी पेपर के अंदर, पेपर का मतलब सब बदल गया, रंग रूप, 20 क्वेश्चन आ गए मेडिवल से, तो आप उसमें से 17-18 ठीक कर पाओगे आराम से। ये अप्रोच रहेगी हमारी। ठीक है, अब इसी एनसीईआरटी को लोग अच्छे से पढ़कर नहीं जाते। अब मैंने ऊपर वाली पैराग्राफ क्यों पढ़ाया, ये मेरे लिए ज़रूरी था, मैं चाहता तो स्किप करवा सकता था। अल इद्रिसी का नाम और गुलाम टी आइजले का नाम मुझे बताना ज़रूरी था। ठीक है, और उसके साथ ही ये जो डिफरेंट तरीके के मैप्स और एटलस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यानी कि अल इद्रिसी को भी हम लोग यार नकारा बेकार नहीं कह सकते। वो इसलिए नहीं कह सकते, उसने 12वीं शताब्दी के बंदे ने जो भी चीज़ बनाई वो उसने अपने हिसाब से बनाई, लेकिन जब चीज़ें इंप्रूव हो गई, अब कोई एरियल व्यू तो ये ले नहीं सकता था कि किसी पहाड़ पे जाके खड़ा हो जाता या ड्रोन उड़ा देता वहाँ से तो उसको ये मिल जाता। ड्रोन में मानता हूँ यहाँ पर भी नहीं उड़ा है, ऑब्वियस ही बात है, कोई प्लेन नहीं उड़ा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी उस टाइम तक 18वीं शताब्दी तक यहाँ पर लिखा हुई थी ना एक लाइन कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, ज्ञान मिल गया था। और ऑब्वियस ही बात है, जो कार्टोग्राफी का काम कर रहा है, मैप बनाने का काम कर रहा है, तो वो पर्सन जो है ऑब्वियसली बात है डिटेलिंग लेगा, लेकिन डिटेलिंग इतनी ज़्यादा प्रेजेंट करी गई ये नहीं सोचा था, तो ये इसका एक ब्रिलियंट वर्क है। अब होगा क्या इससे, हमारा क्या फ़ायदा, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे, होगा क्या आगे चलकर जब भी हमें मेडिवल हिस्ट्री का कोई भी तकाजा लेना पड़ेगा, जो डिटेलिंग आज के समय में हम जानते हैं ना, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये कोई एक जगह है, वो है, तो ये हमें हमेशा सोर्स हिस्ट्री के उठाने पड़ते हैं, हिस्ट्री के उठाने पड़ते हैं। तो हमेशा कभी कभार हम किसी हिस्टोरियन को, कार्टोग्राफर को या स्कॉलर को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि उसने ऐसा एंशिएंट या मेडिवल टाइम में बोला था। जैसे पीएसआई यार इतना एडवांस टॉपिक है, मतलब ठीक है, कितना कुछ है यूपीएससी के पास पूछने के लिए, लेकिन अभी भी जब वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करता है ना, तो यूपीएससी नहीं चूकता। चाणक्य की बात करने से, कौटिल्य की बात करने से, उसकी दंड नीति की कंसेप्ट क्या है पूरा का पूरा, वो जैसे चाणक्य मैं आपको पीएसआईआर में पढ़ाऊंगा, बात करते थे कि विष कन्या रखना ना एक लॉजिकल कंसेप्ट है, यानी कि एक लड़की आप उसे बड़ा करो, कोबरा की जहर की बूंदे उसे पिलाते रहो, उसको जहर से टॉलरेंट बनाते हो बिल्कुल बड़े हो गए, ताकि वो एक एक गिलास जहर भी पीने लगे। तो धीरे धीरे करके बचपन से उसकी एबिलिटी डेवलप थी कि उसमें जहर चढ़ता नहीं था, पहले एक एक ड्रॉप पिलाई गई, फिर एक एक चम्मच पिलाई गई, फिर बड़े होकर एक एक गिलास पिलाया गया। अब वो बहुत सुंदर सी लड़की है, उसी पे ये वाली मतलब पूरा का पूरा लाइफ टाइम उसको बड़ा करने में, उसकी सुंदरता को कायम रखने में फोकस करा गया। अब इससे होगा क्या, उसको एम्पायर के अंदर रख लो, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों को, दुश्मनों को अगर बल से नहीं मारा जा रहा है तो ये सुंदर सुंदर लड़कियां सिड्यूस करने के लिए भेज दो। जैसे ही सामने वाला राजा हल्का सा ठरकी हुआ,
ये लेंगी उसकी गहरी सी एक प्यारी सी किस और स्मूच, और जैसे ही ये उनको लव बाइट देंगी सामने वाला मर जाएगा बस। और ऐसे करके तुम अपने दुश्मनों को मार सकते हो। इस चीज़ को जस्टिफाई करा गया चाणक्य नीति के कंसेप्ट के अंदर, दंड नीति, चाणक्य नीति, और जो उसकी स्ट्रैटेजी थी वॉरफेयर की। और ये जो चाणक्य नीति के अंदर जो स्ट्रैटेजीज है वॉरफेयर की, ये ही घुमा फिरा के हमारे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। ये सारे फ्लेवर के एस्पेक्ट में आपको कवर कराऊंगा, इसलिए मैं सारी चीज़ें साथ लेकर चल रहा हूँ।